आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब ये मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है, हम बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा मटेरियल का रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। फिर वो जो मटेरियल आता है, वो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट दिया तो वो मटेरियल का रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस जाता है। फिर हेड ऑफिस वाला उसका क्या करता है, परचेस ऑर्डर बना के भेजता है। फिर परचेस ऑर्डर जिस सप्लायर को दिया वो सप्लायर हमको मटेरियल भेजता है, और जब मटेरियल हमारे साइट पे आता है तो हमारे परचेस ऑर्डर के हिसाब से मटेरियल आया कि नहीं, वो हमारा स्टोर वाला, स्टोर कीपर जो है या स्टोर मैनेजर जो है वो चेक करता है। क्वालिटी वाला वो मटेरियल का क्वालिटी चेक करता है, और उसके हिसाब से जो मटेरियल का क्वालिटी रिसीव हुआ है उसके उसके अनुसार वो गुड्स रिसीव नोट बनाता है, GRN बनाता है। फिर वो सारा मटेरियल स्टोर में इनपुट किया जाता है, और वो बाद में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे वैसे स्टोर वाला उसको इश्यू करता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक इश्यू स्लिप बनता है, और इश्यू स्लिप से जो भी हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा RMC प्लांट है, हमारा मशीनरीज है, उसको वो मटेरियल दिया जाता है। उसके बाद में जो हमने इश्यू किया है मटेरियल, उसमें से कुछ रिटर्न भी आता है, तो उसको रिटर्न नोट बोलते हैं। वो जो मटेरियल रिटर्न आया उसको रिटर्न नोट बोलते हैं, वो स्टोर वाला रिटर्न नोट बना देता है। फिर जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो मटेरियल क्या होता है, हम लोग जो बचा हमारे प्रोजेक्ट पे जो भी बचा वाला मटेरियल है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ये मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसी के द्वारा हम लोग अब ये मटेरियल मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर हमें यूज करने की जरूरत नहीं, वो हमारा स्टोर वाला यूज करेगा। हमारा जो स्टोर कीपर है या स्टोर का मैनेजर है, वो लोग इसका यूज करेगा। हमें सिर्फ समझ में लेना है कि मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर मैं जब खुद कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा तब मुझे मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होता है वो मुझे पता चाहिए। तो वो हमें सीखने के लिए हमने ये टॉपिक रखा है। मटेरियल मैनेजमेंट एक्चुअली स्टोर वाले का काम है, लेकिन हमें उसका जो प्रोसीजर है वो सब हमें पता होना चाहिए। तो वो हम सॉफ्टवेयर के जरिए समझ लेते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरा मटेरियल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सेम है कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है। फिर जो प्रोजेक्ट के लिए वो मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है वो प्रोजेक्ट का नाम डाल सकता है, क्लाइंट का नाम। फिर इसमें ये इस प्रकार से ये सारा चीज इसमें बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, तो इंडेंट बनता है, मटेरियल का इंडेंट बनता है। मतलब अगर हमें कोई मटेरियल प्रोजेक्ट पे चाहिए, जैसे हमें काम करना है तो सीमेंट चाहिए, हमें स्टील चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल स्टील चाहिए, हमें बाइंडिंग वायर चाहिए, बराबर। तो ये सारा के लिए हमें पहले क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट निकालते हैं और वो रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस भेजते हैं, बराबर। तो वो इंडेंट हमें बनाना पड़ता है। तो इंडेंट कुछ लोग क्या बोलता है, उसको मटेरियल रिक्वेशन बोलता है, कुछ लोग मटेरियल इंडेंट बोलता है, कुछ लोग उसको परचेस इंडेंट बोलता है, और कुछ लोग उसको परचेस रिक्वेशन भी बोलता है। तो इस प्रकार के अलग अलग कंपनी अलग अलग उसको नाम देती है। तो हमको जो नाम सिलेक्ट करना है वो हम नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल मटेरियल इंडेंट नोट को सिलेक्ट किया है। तो ये मटेरियल इंडेंट हमें बनाना है, बराबर। उसके बाद में क्या होता है कि वो मटेरियल इंडेंट हेड ऑफिस चला जाता है, या आपके प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि आपके ऑफिस से ही परचेस ऑर्डर बनता है, बराबर। जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वहीं से प्रोजेक्ट का ऑर्डर बनता है। परचेस ऑर्डर भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो ये परचेस ऑर्डर का ऑप्शन है इसके अंदर। फिर गुड्स रिसीव नोट, जब वो मटेरियल आपके पास आ जाएगा परचेस ऑर्डर के द्वारा, तो वो मटेरियल का GRN बनाने के लिए इसमें गुड्स रिसीव नोट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो GRN कैसे बनाएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। फिर इश्यू स्लिप, जैसे स्टोर में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको हम लोग हर सब कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, या कुछ एम्प्लॉइज को मटेरियल इशू करते हैं, या हमारे RMC को सीमेंट बैग्स देते हैं, या व्हीकल को जो भी हमारा मशीनरी है उसको डीजल देते हैं, ऑयल देते हैं, वो सारा इश्यू स्लिप के द्वारा हम लोग इशू करते हैं। फिर उसमें से अगर कुछ मटेरियल रिटर्न आता है तो उसका रिटर्न नोट हम बनाएंगे, और उसके बाद में डिलीवरी चैलेंज, जो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब उसका जो भी मटेरियल बचा है वो हम लोग इस प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करते हैं। उसकी वो टाइम पे हम लोग डिलीवरी चालान बनाते हैं, या उसको हम लोग ट्रांसफर नोट भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी गेट पास भी बोल सकते हैं, या स्टॉक ट्रांसफर नोट भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सारा ऑप्शन इसके अंदर है। उसके अंदर ये कोड डाल सकते हैं आप, मतलब इंडियन के लिए कोड, क्या कोड डालना है, PO के लिए क्या कोड डालना है। तो हमने ये DSS एक ही कोड डाल के रखा है, कि जैसे दत्तगुप्ता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इसका ये कोड डाल के रखा है, बराबर। तो उसके बाद में क्या है शीट है, ये वाला है सप्लायर्स एंड बायर्स इनपुट।
तो इसमें क्या करना है, सप्लायर्स के जो भी आपके सप्लायर्स है उसका डाटा यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपके सप्लायर्स के नाम आपको यहाँ पे लिख देने, तो यहाँ पे मैंने 2 नाम लिख दिए हैं। फिर सप्लायर का टाइप आपको लिखना है, जैसे कोई सैंड सप्लायर है, मेटल सप्लायर है, ब्रिक सप्लायर है, ऐसे आप उसको मटेरियल का टाइप लिख सकते हैं। उसके बाद में उसका एड्रेस, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका बैंक डिटेल भी हमें चाहिए रहता है, क्योंकि हम लोग उसको बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक डिटेल है, उसके बाद में आईएफएससी कोड है उसका, तो ये सारा हम लोग डिटेल इसमें लिखते हैं। तो ऐसा आप सप्लायर का 300 सप्लायर्स का डाटा इसमें इनपुट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होगा, ये सप्लायर्स होगा, वैसे हमें बायर्स चाहिए। जो भी हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को हम लोग मटेरियल इश्यू करते हैं, तो वो मटेरियल का जो मटेरियल हम किसी को इश्यू करते हैं तो उसका नाम हमें चाहिए, तो उसको हम लोग बायर बोलेंगे। तो आरएमसी भी हमारा बायर हो गया, हमारा कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा बायर हो गया, या हमारा व्हीकल है तो वो हमारा बायर हो गया। तो जो भी आपके बायर से उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर बायर्स अगर कोई कंपनी वगैरह है तो उसका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ये सारा डिटेल इसमें भर देना है, बराबर। तो इस प्रकार इसमें ये वाला जो शीट है सप्लायर्स एंड बायर्स इनपुट, इसमें आपको सप्लायर्स के नाम डालने, बायर्स के नाम डालने। फिर तीसरा शीट है हमारा मटेरियल का कोड, यहाँ पे पहले हमें डालना पड़ता है। जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग मटेरियल का रिक्वायरमेंट निकालेंगे, इश्यू होगा, रिसीव होगा, तो जो भी मटेरियल आएगा उसका नाम पहले यहाँ पे डाल देना है। मतलब जो भी मटेरियल उसका एक यूनिक कोड यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया सीमेंट कभी अल्ट्राटेक का आएगा, कभी बिरला का आएगा, कभी अंबुजा का आएगा, तो कौन सी भी कंपनी का आने दो, यहाँ पे सिर्फ नाम हमें सीमेंट डालना है। अगर आप ये कंपनी वाइज डालने जाओगे तो एक ही मटेरियल का बहुत सारा लिस्ट बन जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सीमेंट लिखना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया TMT बार 8 mm डाया। अब ये 8 mm डाया भी अलग अलग कंपनी का भी आ सकता है, राजौरी का आ सकता है, टाटा का आ सकता है, सेल का आ सकता है, JSW का आ सकता है, कोई भी कंपनी का आ सकता है। तो वो कंपनी का नाम अलग से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मटेरियल का कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में नेचुरल सैंड है, आर्टिफिशियल सैंड है, मेटल 10 mm है, 20 mm है, बाइंडिंग वायर है, प्लाईवुड है, ऐसे आपके जो भी मटेरियल्स आएंगे वो आपको नीचे लिखने हैं। उसके बाद में ये जो मटेरियल है वो किसके लिए मटेरियल काम में आता है, जैसे ये कंक्रीट मटेरियल है तो कंक्रीट के लिए, तो ये जो लिस्ट ड्रॉप डाउन में आ रही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंक्रीट एक्सपेंस हेड उसको बोलते हैं हम लोग। तो कंक्रीट मटेरियल है, शटरिंग मटेरियल है, प्लम्बिंग मटेरियल, पेंटिंग मटेरियल, तो वो कैटेगरी वाइज ये मटेरियल हो जाता है। तो हमने ये डाल दिया कि ये सीमेंट, ये स्टील वगैरह सब कंक्रीट मटेरियल है। फिर नेचुरल सैंड भी कंक्रीट के लिए है, प्लाईवुड शटरिंग के लिए है। फिर इलेक्ट्रिकल का कोई मटेरियल आएगा तो उसको इलेक्ट्रिकल लिख देंगे, बराबर। इस प्रकार हम वो एक्सपेंस हेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो जो मटेरियल हम लोग लिखा है यहाँ पे, तो उसका यूनिट भी फिक्स करना है। जैसे कि सीमेंट है तो बैच में हम लोग उसका रिसीव करेंगे। अगर वो टन में भी आ गया तो भी हम लोग बैच में इनपुट करेंगे, या केजी में आया तो भी हम लोग बैच में इनपुट करेंगे। क्योंकि क्या होता है एक्सेल में आप कभी बैच में इनपुट करेंगे, कभी केजी में इनपुट करेंगे, कभी मेट्रिक टन में इनपुट करेंगे, तो सीमेंट का जो नीचे टोटल आएगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए हमें उसका यूनिट फिक्स कर देना है कि सीमेंट में बैच में इनपुट करूंगा, रेनफोर्समेंट स्टील में मेट्रिक टन में इनपुट करूंगा, सैंड जो है मैं ब्रास में इनपुट करूंगा या क्यूबिक मीटर में इनपुट करूंगा, बाइंडिंग वायर केजी में और प्लाईवुड स्क्वायर फीट में। इस प्रकार मेरा जो मटेरियल है वो आपको फाइनलाइज करना है कि आपको कौन से यूनिट में उसको इनपुट करना है। फिर आपके प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितना है, पहले जब हमारा टेंडर बनता है तब तो उसके अंदर BOQ में क्वांटिटी दिया रहता है। तो वो क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सीमेंट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, आर्टिफिशियल सैंड लगेगा, ये सब हम निकाल के रखते हैं पहले। तो वो हमारा एस्टिमेटेड क्वांटिटी रहता है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड क्वांटिटी भी हम यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। तो ये लिखने से क्या होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड क्वांटिटी से एक्सीड हो गया तो वो आपको इंडेंट में समझ में आ जाता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर सीमेंट का एवरेज रेट क्या चल रहा है मार्केट में वो भी आप लिख के रख सकते हैं। उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या, हमें वो डिस्काउंट का परसेंटेज भी आप डाल के रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें याद में रहता है कि हाँ सीमेंट का रेट अभी 350 है, अगर कुछ बढ़ गया तो हमें तुरंत में समझ में आ जाता है। तो ये डीलर का रेट भी आप डाल के रख सकते हैं। फिर उसके बाद का टॉपिक है MIN, मतलब मटेरियल इंडेंट इन नोट इनपुट। अभी हमें क्या करना है कि इंडेंट नोट बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडेंट नोट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डेट डालना पड़ता है कि कौन सी डेट को आपको इंडेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 फरवरी को मुझे इंडेंट बनाना है। तो मैं जैसे 1 फरवरी डाल दूंगा और उसके आगे फिर मुझे क्या करना है, वो जो मटेरियल का लिस्ट है उसके अंदर से मटेरियल नेम मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन से मटेरियल का मुझे इंडेंट बनाने का है। तो मैंने यहाँ पे सीमेंट सिलेक्ट कर दिया।
फिर सीमेंट कौन सी कंपनी का चाहिए, तो मुझे अल्ट्राटेक का चाहिए, तो मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक लिख दूंगा। उसके बाद में मुझे टीएमटी स्टील चाहिए 8 mm का, तो मैं 8 mm लिख दूंगा। वो टाटा का चाहिए तो मैं मैन्युअली टाइप कर दूंगा, मुझे टाटा का चाहिए। सेल का चाहिए तो सेल का, जेएसडब्ल्यू का चाहिए तो जेएसडब्ल्यू। उसके बाद में उसका हमें क्वांटिटी डालना है कि कितना आपको रिक्वायरमेंट है, उसका हमने क्वांटिटी डाल दिया। जैसे सीमेंट मुझे 500 बैग चाहिए और टीएमटी स्टील 8 mm डाई का मुझे 10 टन चाहिए, बराबर। तो ये डालने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंट नंबर जनरेट होता है। तो इंडेंट के लिए कोड बन जाता है, एमआईएन मतलब मटेरियल इंडेंट नोट, डीएसएस मतलब आपकी कंपनी का नाम, फिर यहाँ पे 02 मतलब से फरवरी मंथ में इंडेंट बना है तो इसलिए 02 आया, और 001 मतलब फर्स्ट इंडेंट आपका बना है तो इंडेंट नंबर 1 आया। फिर आपको क्या करना है कि वो डिलीवरी कब तक चाहिए आपको, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको, कौन से लोकेशन के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट में अलग अलग बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग का नाम भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर ये इंडेंट किसने बनाया, उसका स्टोर कीपर का नाम यहाँ पे डालते हैं। फिर स्टोर मैनेजर कोई है तो उसका नाम यहाँ पे डालते हैं, और जो ऑथोराइज करता है, जो उसको अप्रूव करता है, उस आदमी का नाम यहाँ पे डाल के हम लोग रख देते हैं। अगर कुछ रिमार्क्स में, तो रिमार्क्स में भी आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका यूनिट वेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, यूनिट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद में फिर हमें ये दो मटेरियल का इंडेंट बना है। अभी हमें ये इंडेंट दूसरी डेट को बनाने का है, तो मैं ये दूसरी डेट को इंडेंट बनाऊंगा। 5 तारीख को मैं एक इंडेंट बना दूंगा, 5 फरवरी को इंडेंट बना दूंगा। तो जैसे मैं डेट डालूंगा ऑटोमेटिकली इंडेंट नंबर दूसरा बन जाता है, ओके। और सेम मुझे इंडेंट बनाने का है तो मैं दूसरा क्वांटिटी और डाल दिया कि 1 फरवरी को मैंने एक इंडेंट बनाया, फिर 5 फरवरी को भी मैंने दूसरा इंडेंट बनाया और उसमें भी अलग अलग क्वांटिटी डाला। तो इस प्रकार मुझे क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में सिर्फ डाटा इनपुट करना है। ये डाटा इनपुट करने का काम स्टोर वाले का है, हम सिर्फ समझ रहे हैं, ओके। तो ये टेबल फॉर्मेट में वो स्टोर वाले ने डाटा इनपुट कर दिया। अब आपका इसका प्रिंट आउट निकालने का मतलब इसका आपको इंडेंट देखना है। तो आपको अगर 1 नंबर का इंडेंट देखना है तो आपको जाना है एमआईएन प्रिंट आउट में, और यहाँ पे आपको 1 नंबर टाइप करना है। आप जैसे ही 1 नंबर टाइप करेंगे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका लोगो वगैरह डाल के देते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली इंडेंट बन जाता है। उसमें कंपनी का नाम, एमआईएन नंबर आ गया, डेट आ गया, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा क्लाइंट है, टू परचेज डिपार्टमेंट वगैरह सब लिखा है। फिर मटेरियल का नाम आया, कौन से ब्रांड का चाहिए वो आया। पार्ट नंबर अभी कुछ नहीं आएगा, अगर मशीनरी का कुछ पार्ट मंगाते हैं तो पार्ट नंबर भी हम लोग डालते हैं। फिर प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पे दिख जाता है। फिर टोटल रिसीव क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पे पता चल जाता है। स्टॉक एट साइट कितना है ये यहाँ पे पता चल जाता है। फिर उसके बाद में इंडेंट क्वांटिटी कितना है हमारा अभी वो यहाँ पे दिखता है। फिर वहाँ पे यूनिट कौन से यूनिट में है वो यहाँ पे दिखता है, और डिलीवरी ऑन साइट और बिफोर कौन सी डेट तक आपको डिलीवरी चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखता है। तो इस प्रकार ये इंडेंट ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है, ब्लाइंड्स का चेक मार्क हटा देना है और ओके करना है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, ये इंडेंट हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अभी हमारा जो कुछ कंपनी को, मैंने जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर सेल किया है मैंने, वो लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ही डायरेक्ट उनका हम लोगों ने साइन लगा दिया, सील लगा दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका पीडीएफ बनाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ का उसका व्हाट्सएप में भेज देते। तो उनका क्या है कि उनका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं, साइन करने की जरूरत नहीं, स्टैम्प मारने की जरूरत नहीं, बराबर। तो इस प्रकार से वो काम चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे उनका डायरेक्ट साइन लगा दिया है। फिर पीओ में भी डायरेक्ट यहाँ पे उनका क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, उनका साइन है, ऑथोराइज सिग्नेटरी का साइन है, सील है। तो ये क्या किया है, हमने सील को फोटो निकाला और उसको यहाँ पे पीडीएफ में चिपका दिया है। तो इससे क्या होता है कि उनका डायरेक्ट ये पीडीएफ, ये जो पीओ है मान लीजिए, ऑटोमेटिकली बन जाता है, और उनको क्या करना है, पीडीएफ बनाना है और पार्टी को सेंड करना है। तो उनका ये पेपरलेस काम हो जाता है। सारा की सारा काम क्या हो जाता है, पेपरलेस काम हो जाता है। तो उनको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, उनको साइन करने की जरूरत नहीं है, स्टैम्प मारने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये काम होता है, बराबर। तो इस प्रकार से ये साइट पे हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर दिया है बहुत सारे क्लाइंट को, तो ये इस प्रकार वो लोग यूज करते हैं। उसके बाद में हमें क्या है कि अगर दूसरे इंडेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 करना है। 2 कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, हमारा जो अभी इंडेंट का क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बराबर। तो इस प्रकार से ये दूसरा इंडेंट भी आप एक ही शीट में आप अलग अलग इंडेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मतलब आप जैसे पूरा डाटा भरते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक ही जगह पे सारा डाटा स्टोर रहेगा, और आपका इंडेंट कभी भी आप देख सकते हैं। सिर्फ नंबर डालने से आपका इंडेंट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ओके। तो ये इंडेंट था। उसके बाद में क्या होता है कि पीओ बनता है, बराबर। अभी इंडेंट बन गया तो इंडेंट से फिर हम लोग क्या करते हैं, पीओ का डेट डालते हैं,
वो इंडेंट नंबर क्या था और इंडेंट का डेट का क्या था वो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ये वाला डायरेक्ट डाटा कॉपी करके यहाँ पे पे स्पेशल वैल्यू भी कर सकते हैं, बराबर, या टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो इंडेंट नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलता है। फिर मटेरियल का नाम हमें वापस सिलेक्ट करना है या तो इधर से कॉपी कर लेना है। जो मटेरियल आपने इंडेंट दिया था उसी का अभी परचेस ऑर्डर बनने जा रहा है, तो वही मटेरियल को हम लोग यहाँ पे कॉपी पे स्पेशल वैल्यू भी कर सकते हैं या टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये मटेरियल का नाम यहाँ पे डाला है, फिर यहाँ पे ब्रांड का नेम डाला है। फिर अभी हमें क्या करना है, सप्लायर्स का नाम सिलेक्ट करना है, कौन से सप्लायर को आप अभी इंडेंट दे रहे हैं। तो आपको सप्लायर का नाम सिलेक्ट करना है, कौन से सप्लायर को दे रहे हैं। तो जो भी आपने सप्लायर्स में डाटा भरा है तो ये सप्लायर्स का लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिखता है। तो वो सप्लायर को सिलेक्ट कर दिया। अभी 500 का इंडेंट दिया था, उन्होंने 450 का कर दिया है हेड ऑफिस वालों ने। ऐसा वो जो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे पीओ को क्वांटिटी डाल दिया, उनका रेट डाल दिया, उनका जीएसटी वगैरह डाल दिया। उसके बाद में कोई डिलीवरी कब तक चाहिए वो डाल दिया। फिर वो जो सप्लायर से कोटेशन आया होगा उसका रेफरेंस नंबर, डेट डाल सकते हैं। सप्लायर का किसी आदमी का नंबर और नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जब मटेरियल आता है या मटेरियल जल्दी नहीं आता है तो हम उसको फोन कर सके। उसके बाद में सप्लायर्स का ईमेल एड्रेस है। फिर हमारा बिलिंग एड्रेस क्या है, हमारा डिलीवरी एड्रेस क्या है, वो हमें देना पड़ता है पीओ के अंदर, क्योंकि कभी कभी हमारा हेड ऑफिस अलग जगह पे रहता है, प्रोजेक्ट अलग जगह पे रहता है, तो डिलीवरी एड्रेस अलग रहता है, बिलिंग एड्रेस अलग रहता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर वो मटेरियल जब आता है तो वो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि किसको कांटेक्ट करना है, तो इसलिए वो साइट का कांटेक्ट पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर देते हैं। फिर कभी कभी साइट वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो हेड ऑफिस वालों का भी कांटेक्ट नाम और मोबाइल नंबर देते हैं। फिर ये पीओ का डिस्क्रिप्शन है। फिर पीओ के अंदर हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। फिर उसके बाद में किसने बनाया, किसने ऑथराइज किया और रिमार्क्स में कुछ है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑटोमेटिकली फिर अमाउंट वगैरह सारा ऑटोमेटिकली आगे कैलकुलेट होता है। तो अब अगर हमें पीओ नंबर 1 का प्रिंट आउट लेना है तो हमें क्या करना है, पीओ प्रिंट आउट में जाना है और यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर कर देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 नंबर कर देना है। जैसे हम 1 करेंगे फिर यहाँ पे हमें ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना और ओके कर देना। तो यहाँ पे हमारा पीओ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये पीओ का फॉर्मेट है, इसमें सब आ जाएगा, पीओ नंबर, पीओ डेट, ये सब आ जाते हैं, सप्लायर का नेम, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, फिर आपका पीओ का जो भी मटेरियल है वो आ जाता है, उसका कॉस्टिंग आ जाता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो आ जाता है। तो इस प्रकार ये पीओ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये पीओ हमारा बन गया। फिर पीओ होने के बाद क्या होता है, साइट पे मटेरियल आ जाता है। तो मटेरियल आने के बाद हम लोगों को हमारे कंपनी का क्या सिस्टम रहता है कि वो वहाँ पे जो भी मटेरियल आया उसका जीआरएन बनाया जाए, वो प्रॉपर आया है कि नहीं है, उतना क्वालिटी आया है कि नहीं आया है। कभी कभी हमने पीओ दिया है 450 बैग का, लेकिन 400 बैग सीमेंट आता है। 8 टन का स्टील का ऑर्डर दिया है लेकिन वो 7 टन ही आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीआरएन बनाते हैं। तो जीआरएन में भी सेम प्रोसीजर है कि क्या है, आपको पहले डेट डालना है, फिर वो कौन से परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट मटेरियल आया है तो परचेस ऑर्डर नंबर और डेट लिख सकते हैं। इंडेंट के अगेंस्ट आया है तो इंडेंट नंबर और डेट लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट जीआरएन बनाना है तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर हमारा जैसे सीमेंट आया, टीएमटी स्टील आया, फिर वापस सीमेंट आया, टीएमटी स्टील आया, बराबर। तो इस प्रकार फिर कौन से सप्लायर से आया वो हमें यहाँ पे लिखना है और जितना क्वालिटी रिसीव हुआ उसका क्वालिटी हमें यहाँ पे इनपुट करना है। फिर उसका अगर उसके साथ में बिल आया है तो उसका रेट भी डाल सकते हैं, अगर चलन आया तो उसका रेट डालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये हम लोग ये वाला डाटा भी हमें भर देना है। ओके, तो ये डाटा जैसे ही हम लोग भर देते हैं आपका इधर जीआरएन ऑटोमेटिकली रेडी होता है। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर करना है और बाजू में सिलेक्ट ऑल करके ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना है। ओके, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, गुड्स रिसीप्ट नोट। जीआरएन का फॉर्मेट यहाँ पे है, जीआरएन के फॉर्मेट के हिसाब से जीआरएन बन जाता है। तो वहाँ पे सप्लायर कितना था, रिसीव कितना होगा है, शॉर्ट है क्या, रिजेक्टेड है और एक्सेप्टेड क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे सब आ जाता है, उसका अमाउंटिंग वगैरह सब आ जाता है, बराबर। तो इस प्रकार ये जीआरएन ऑटोमेटिकली बन जाता है। वैसे ही हमारा एमआईएस है और एमआरएन है, बराबर। एमआईएस मतलब मटेरियल इश्यू स्लिप और एमआरएन मतलब मटेरियल रिटर्न नोट। तो अगर हमें एमआईएस बनाना है तो एमआईएस को सिलेक्ट करेंगे और एमआईएस बनाना है तो एमआईएस के इश्यू स्लिप के डेट में डेट डालेंगे। तो यहाँ पे डेट डाला, फिर हमने क्या किया कि कौन सा मटेरियल आपको इश्यू करना है, तो मैंने सीमेंट को क्लिक किया। फिर कौन से बायर्स को आपको मटेरियल देना है, तो यहाँ पे अभी इश्यू स्लिप किस पे होगा, बायर्स पे होगा, बराबर ना। सप्लायर से हमारा मटेरियल आ गया, अब हमें इश्यू करना है, तो अभी हम सप्लायर हो गए, अभी हमको बायर कौन से बायर को देना है तो बायर का नाम यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैंने सीमेंट आरएमसी को दे दिया तो आरएमसी बायर लिख दिया, फिर जितना क्वांटिटी इश्यू किया उसका क्वांटिटी लिख दिया, बराबर।
तो इस प्रकार मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने दूसरा EMIS बनाया, फिर सीमेंट लिखा और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को जितना दिया था वो कुछ रिटर्न लेके आया 25 बैग्स। तो फिर मैं अभी क्या बनाऊंगा, MRN बनाऊंगा, रिटर्न नोट बनाऊंगा। MRN को क्लिक करूंगा और MRN के डेट के कॉलम में डेट डालूंगा। फिर कौन सा मटेरियल रिटर्न आया वो मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा, कौन से पार्टी से मटेरियल रिटर्न आया वो मटेरियल पार्टी का नाम सिलेक्ट करूंगा और रिटर्न नोट क्वांटिटी में उसका क्वांटिटी डाल दूंगा। फिर वापस मटेरियल इशू करना है तो वापस इशू स्लिप बनाऊंगा, इशू स्लिप के कॉलम में डेट डालूंगा, मटेरियल का नाम लिखूंगा, बायर्स का नाम डालूंगा और उसका क्वांटिटी लिख दूंगा। तो इस प्रकार मुझे सिंपल टेबल फॉर्मेट में डाटा इनपुट करना पड़ता है। अभी मुझे इशू स्लिप का प्रिंट आउट निकालना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं इशू स्लिप करूंगा, इशू स्लिप किया, फिर 1 नंबर डालूंगा और यहाँ पे फिल्टर को चेक मार्क करके ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा दूंगा। तो ये मेरा मटेरियल इशू स्लिप बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट है, बराबर, कौन से पार्टी को दिया तो RMC को दिया। फिर 2 नंबर को मैं सिलेक्ट करूंगा तो 2 नंबर को भगवान चौधरी को दिया है, उसका इशू स्लिप आ गया। फिर मुझे रिटर्न नोट निकालना है तो रिटर्न नोट को क्लिक करूंगा, रिटर्न नोट मेरा 1 नंबर का है तो 1 नंबर को क्लिक करूंगा। तो ये भगवान चौधरी ने मटेरियल रिटर्न किया तो यहाँ पे रिटर्न नोट हो गया। तो ये सीमेंट रिसीव क्वांटिटी, हमने अभी क्या किया, रिसीव क्वांटिटी किया, इश्यू नहीं किया, रिसीव किया, तो रिसीव आ गया तो हम लोग उसके ऊपर साइन करके उसको दे देते हैं। इस प्रकार से ये इश्यू स्लिप यहाँ पे बनता है, रिटर्न नोट यहाँ पे बनता है। फिर आगे जाके क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया तब हम यहाँ पे जो भी बचा कुचा मटेरियल है उसका हम लोग डिलीवरी चालान बनाते हैं। तो कौन सा मटेरियल बचा है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सीमेंट डाल दिया कि हमारे पास सीमेंट बचा है तो सीमेंट को लिख दिया। फिर बायर्स में हम लोग लिखेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट का साइड नाम लिख देंगे, बायर्स में लिखेंगे ये पुणे प्रोजेक्ट ऐसा लिख देंगे। मान लीजिए कि पुणे का प्रोजेक्ट का साइट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बायर्स में पुणे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, बराबर। फिर क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर किया, 25 बैग्स बचा था वो ट्रांसफर कर दिया। डेट डालना है हमें डिलीवरी चलन का तो डेट डालेंगे, मान लीजिए आज का डेट डाल देते 13/7, बराबर। तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी चलन का डेट नंबर बन गया। फिर ये क्वांटिटी हमने डाला, इस प्रकार इसका हमने मान लीजिए डिलीवरी चलन बनाया। कुछ स्टील बचा है तो स्टील भी हम लोग सेंड करेंगे। मान लीजिए 8 mm का स्टील आपके पास बचा है तो वो डाल देंगे। कितना बचा है, मान लीजिए 2 टन बचा है तो 2 टन डाल देंगे, बराबर। तो इस प्रकार हमने इशू डिलीवरी चलन बनाया। अभी हमें इसका प्रिंट आउट लेना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर नोट पे जाएंगे, 1 नंबर डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का चेक मार्क में ब्लैंक चेक मार्क हटा देंगे तो ये डिलीवरी चलन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का नाम आ गया, यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट को भेज रहे हैं, पुणे प्रोजेक्ट को भेज रहे हैं, कितना क्वांटिटी भेज रहे तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा मटेरियल ट्रांसफर नोट होगा या डिलीवरी चलन होगा, इसको सिक्योरिटी गेट पास भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मटेरियल ट्रांसफर नोट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभी मटेरियल ट्रांसफर नोट आएगा। देखिए यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर नोट आ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली बनता है। और सबसे लास्ट में क्या बनता है कि एक रिकंसिलिएशन बनता है, बराबर। सबसे लास्ट में क्या बनता है, एक रिकंसिलिएशन बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना है, ओके करना है। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल मैंने टाइप किया है उसका लिस्ट पूरा यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितना है वो आ जाता है। फिर इंडेंट कितना दिया आपने वो क्वांटिटी आ जाएगा। परचेस ऑर्डर कितना का आपने इशू किया इस सॉफ्टवेयर से वो आ जाएगा। फिर रिसीव कितना हुआ, जितना आपने इनपुट किया इस सॉफ्टवेयर में वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। फिर रिटर्न कितना हुआ, मतलब इशू करने के बाद जो रिटर्न आया वो माइनस करके नेट इशू कितना हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। और बचा ट्रांसफर कितना, 25 बैग ट्रांसफर किया तो थ्योरेटिकल बैग्स मान लीजिए 875 बचा है। मतलब कि हमने रिसीव किया 1200 बैग्स, उसमें से 300 इशू किया, 25 ट्रांसफर हो गया तो 875 बचा। तो ये जब ये थ्योरेटिकल बैलेंस रहेगा हमारा तो हम क्या करते हैं, स्टोर वाले को बोलते हैं एवरी मंथ के एंड पे क्या बोलते हैं उसको कि भैया तुम अभी स्टॉक गिन के ले लो। तो स्टोर में जो भी स्टॉक पड़ा है वो सारा वो फिजिकली गिनता है और वो जो फिजिकली क्वांटिटी वो यहाँ पे लिख देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 875 बचा था तो यहाँ पे 800 ही मिल रहा है तो 75 बैग्स का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस क्यों आया, एक तो सीमेंट चोरी हो रहा है या तो सीमेंट ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऐसा हमें पता चलता है। या यहाँ पे 900 हो गया, एक्चुअल फिजिकल स्टॉक में 900 मिल रहा है तो क्या पता चल रहा है कि 25 बैग्स का सेविंग हो गया। इसका मतलब आप कंक्रीट में कम सीमेंट डाल रहे, ब्रिक वर्क में कम सीमेंट डाल रहे, ये भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये रिकंसिलिएशन होता है, इसको रिकंसिलिएशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट में चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें पता चलता है, बराबर। तो ये कोई स्टोर वाला चोरी करता है या कोई सप्लायर हमें गलत बिल देता है या
क्वांटिटी बिल गलत देता है, क्वांटिटी कम डालता है, तो इससे हमें ये रिकंसिलिएशन से पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है। अगर हमने ये हर महीने में चेक नहीं किया और आपने प्रोजेक्ट के लास्ट में सब चेक किया, तब आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। तो वो लास्ट में चेक करके कोई फायदा नहीं है, हमें हर मंथ में उसको रिकंसिलिएशन करना है, बराबर। अगर आपको एक पहले मंथ में आपको डाउट आने लगा कि कुछ चोरी हो रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा बिठा सकते हैं, स्टोर वाले को चेंज कर सकते हैं, साइट इंजीनियर अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार का ये मेरे मटेरियल मैनेजमेंट काम करता है। अगर ये मैं देखता ही नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसका हिसाब किताब करते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि मेरा प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें हर महीने में उसका प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है। हर महीने में मेरा स्टोर का डिपार्टमेंट बराबर चल रहा है क्या, मेरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग बराबर चल रहा है क्या, ये सारा हम लोग रिकंसिलिएशन करेंगे, तभी हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सब जगह पे काम ठीक तरह से चल रहा है, कहाँ पे चोरी नहीं हो रहा है, वो हमें समझ में आता है। ओके, तो इस प्रकार का ये हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। ये स्टोर वाला यूज करेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे रिकंसिलिएशन होता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो मुझे ये सिस्टम पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे मटेरियल का क्वांटिटी रिकंसिलिएशन कैसा किया जाए, वो पता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, बहुत सारा चोरी होता है और लास्ट में पता चलता है कि प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। तो वो हमें हर चीज से हमें जाना है, हर चीज से हमें गुजरना है। जब हम ये सारे चीज से गुजरेंगे तब हम कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, हमें सारा आइडिया आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ओके, तो ये हमारा मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, बराबर। इसका आपको ट्रायल वर्जन दिया जाएगा, इसमें आप आपका डाटा भी इनपुट करके देख सकते हैं।